अब मान लो एक सीन है आपके सामने, आप बैठे हो, एक बहुत बड़ा सीन दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें उस सीन के अंदर, लेकिन आपको उसी सीन को एक छोटे से पेपर पे बनाना है। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी डिटेल आप एक छोटे से पेपर पे कैसे उतारोगे? कई बार ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता था, एंड हो सकता है आपके दिमाग में भी आया हो। आर्टिस्ट इतना बड़ा सीन हो जाता है, उसको एक छोटे से पेपर पे उतार पाते हैं और सही भी लगता है। वो कैसे लगता है? वो सही क्या वो चीज़ है जो मैं मिस कर रहा था और जो वो आर्टिस्ट लोग कर पाते थे? ये मेरे दिमाग में ना बहुत ऐसे क्वेश्चन घूमता रहता था। पर जब मैंने आर्ट को सीखना स्टार्ट किया तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, कॉम्पोजिशन। एंड यही कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल सिंगमर एंड आप देख रहे हैं साहिल सिंगमर आर्ट। दोस्तों, जब भी हम आर्ट करते हैं, जब भी एक इमेज हमारे दिमाग में आती है या फिर हम फोटो से ही क्यों ना बना रहे हो, तो ना एक कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है, वो है कॉम्पोजिशन। स्पेशली लैंडस्केप के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। यही कॉन्सेप्ट अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो या फिर कोई भी स्केच कर रहे हो तब भी यूज़ होता है। ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा तो मे भी हो सकता है आपकी पेंटिंग्स एस्थेटिक ना लगे, सुंदर ना दिखे। ठीक है, कॉम्पोजिशन ना सुंदरता के लिए जाना जाता है। कॉम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब ही यही है कि कोई सीन को आप किस तरीके से अपने पेपर पे रखते हो। ठीक है, बड़े से बड़ा सीन कैसे आप अपने पेपर पे उतार पाते हो, कैसे आप उसको एस्थेटिकली सुंदर दिखा पाते हो, वही होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकती है। आज मैं आपको ये दोनों करके दिखाऊंगा। एक एग्जांपल लेंगे हम जिसमें कि ये दोनों को मैं बना के दिखाऊंगा। ओके, हालांकि कंपोजिशन का सही प्रयोग अगर आप देखो तो रियल लाइफ में होता है। ठीक है, रियल लाइफ में कोई चीज़ें आपने देखी, आंखों से देखा, बहुत बड़ा सीन दिख रहा है, आपको एक छोटे से पेपर पे उसको उतारना है, तो आप दिमाग में सोचोगे कि इसको ऐसे रख देते हैं, इतने सीन को ले लेते हैं। ठीक है, कई बार आपने आर्टिस्ट लोगों को देखा होगा कि ऐसे करते हैं लोग, इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्क्वायर है क्या? ठीक है, ये स्क्वायर का मतलब है आपका पेपर। ठीक है, आपके पेपर पे आपको कितना सीन रखना है, ये सिंपल सा चीज़ करते हैं आर्टिस्ट कंपोजिशन डिसाइड करने के लिए। ठीक है, आप इसी सेम चीज़ को, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, इसी सेम चीज़ को मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन पे फ़ोटो जब क्लिक करते हैं तो स्क्वायर बन के आता है। ठीक है, उस फोटो के अंदर जो जो चीज़ें रहेगी, यानी कि फ्रेम के अंदर जो जो चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ें आप अपने पेपर पे भी उतार सकते हो। ऐसा होता है। ठीक है, पर जब रियल लाइफ से कर रहे हैं, नेचुरल फील देने के लिए या फिर कोई भी अदर टूल पे ना डिपेंड होके आर्टिस्ट इस तरीके से काम करते हैं। पेपर सामने होता है, पूरा सीन सामने होता है, उस पूरे सीन को छोटे से पेपर पे कैप्चर करने के लिए हम इस तरीके से फ्रेम बनाते हैं अपने हाथों से। आप भी बना सकते हो, इस तरीके से फ्रेम बनाया जाता है। और जो भी सीन के अंदर आएगा, आप अपनी एक आंख बंद कर लेना इस तरीके से। ठीक है, आंख बंद किया, जो भी सीन इस फ्रेम के अंदर आएगा आपको फिट करके देखना है। ठीक है, वो सीन आप उस तरीके से अपने पेपर पे कैप्चर करोगे, तो इससे इतना बड़ा सीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपको एस्थेटिकली सही लगता है कि ये चीज़ मुझे सही लग रही है, इस चीज़ को हम अपने पेपर पे लेंगे, एंड इस तरीके से आप एस्थेटिक पेंटिंग्स बना सकते हो, सुंदर पेंटिंग बना सकते हो बेसिकली। अब देखो, एक चीज़ मैंने बता दी, इस तरीके से स्क्वायर आपको बना लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब ये स्क्वायर तो बना लोगे, लेकिन आप कंपोजिशन कैसे डिसाइड करोगे कि आपको वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं कंपोजिशन के अंदर। कई और कॉन्सेप्ट भी होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारे कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल पे आर्ट एजुकेशन वाली वीडियोस काफ़ी सारी हैं, पुरानी वीडियो भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ऊपर आई बटन में लिंक है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। काफ़ी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एक सबसे अच्छी प्लेलिस्ट का मैं आपको नाम सजेस्ट करता हूँ, थिंक लाइक एन आर्टिस्ट। इसके अंदर मैंने थिंकिंग पे ज़्यादा बातें करी हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद ये प्लेलिस्ट में चेकआउट करना, जो वीडियो आपको पसंद आती है देखोगे तो आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो यहाँ पे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पेपर मैंने रेडी कर लिया है, पेंसिल ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, 8B पेंसिल है, स्टैडलर की ब्लैक। पेंसिल वैसे मैटर नहीं करेगी, किसी से भी कर लेना। एक डार्क पेंसिल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हम वैल्यूज़ को भी अप्रोच करेंगे, तो जब वैल्यूज़ को अप्रोच करते हैं तो एक डार्क पेंसिल सही रहती है डार्कनेस एंड लाइटनेस दिखाने के लिए। स्टार्ट मैं यहाँ पे करूँगा फ्रेम बनाने से। जैसे कि हमने बात किया कि एक फ्रेम का होना ज़रूरी है। वैसे तो पूरा पेपर ही हमारा फ्रेम होता है, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए मैं आपको एक फ्रेम बना दे रहा हूँ।
अब ध्यान से समझो, कंपोजिशन किस लिए यूज़ होती है वो मैंने बताया, एस्थेटिक बनाने के लिए अपनी पेंटिंग्स को या फिर स्केचिंग को। दूसरी चीज़, कंपोजिशन हर जगह होती है। अब जैसे कि फ़ोटो से हम काम कर रहे हैं तो फ़ोटो में ना ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द इमेजेस कंपोज्ड होती है। जो आर्टिस्ट है, जो फोटोग्राफर है, वो कंपोजिशन के हिसाब से फ़ोटोज़ क्लिक करता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा इसकी कंपोजिशन को। अगर मैं एग्जैक्ट ड्रॉ करता हूँ तो हमने कुछ सीखा नहीं यहाँ से जर्नली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना कंपोजिशन चेंज करूँगा इसकी। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला रूल है रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड क्या कहता है? बेसिकली किसी भी सीन के अंदर या फिर किसी भी फ्रेम के अंदर 4 डॉट मिलते हैं हमको, ओके। उन 4 डॉट पे जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो एस्थेटिकली सुंदर दिखती है। कोई भी आप फोटोग्राफ लेना, कोई भी पेंटिंग उठाना एंड उस पर ये अप्लाई करके देखना, जो भी पेंटिंग सुंदर है, अच्छी लग रही है, उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो इन 4 डॉट में से किन्हीं डॉट्स पर आएगा, ओके। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम यहाँ पे इस कंपोजिशन को बनाएंगे। इमेज है मेरे पास, लेकिन इस कंपोजिशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे इन 4 डॉट के हिसाब से। ध्यान से देखेंगे, जो वैन है हमारी उसको एक साइड में रख दिया मैंने, बाकी वाला एरिया खाली छोड़ा है। ऑलरेडी फ़ोटो के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन फ़ोटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा एरिया वैन ने घेरा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, वैन को थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा कि थोड़ा एरिया घेरा हुआ है इसने, बाकी एरिया काफ़ी ब्लैंक है यहाँ पे। इस तरीके से मैंने इसी कंपोजिशन को डिसाइड किया। अब एक और चीज़ समझो, कंपोजिशन को वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली कैसे डिसाइड करना है। अब इसी को मैं ना वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली बना सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है। वर्टिकली तो आपको आप देख ही पा रहे, हॉरिजॉन्टल अगर मैं बनाता तो जो ये वैन होती है पेज के काफ़ी नीचे की तरफ आती, ओके। ऊपर वाला एरिया काफ़ी मैं खाली छोड़ता। ये है कंपोजिशन। और कंपोजिशन सही या गलत नहीं होती, ठीक है। कंपोजिशन अपने आर्टिस्ट की चॉइस होती है। मोस्ट ऑफ द जगह ये देखा गया है कि आर्टिस्ट ने रूल ब्रेक करके एक बहुत बेहतरीन कंपोजिशन बनाई। अब जैसे कि मैंने रूल ऑफ थर्ड आपको समझाया, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड में 4 डॉट पे होनी चाहिए पेंटिंग, तब सुंदर लगती है। अब कुछ कुछ पेंटिंग ऐसी भी है जहाँ पे सब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर में रखा गया और फिर भी वो सुंदर दिख रही है, ठीक है। तो उन आर्टिस्ट ने क्या किया, रूल को ब्रेक किया एंड फिर कंपोजिशन डिसाइड करके वो उसको सुंदर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन का ऐसा कुछ रूल नहीं है कि ये चीज़ करोगे तो सही हो जाएगा, ये चीज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। वो चॉइस होती है आर्टिस्ट की, ठीक है। यहाँ पे बस मेरा काम ये है कि मैं ना इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवा सकूँ, ताकि फ्यूचर में जब भी आप इसका नाम सुनो या फिर अपनी पेंटिंग बनाओ तो एक बार इस चीज़ को लेके सोचो कि मुझे इसकी कंपोजिशन कैसे रखनी है, मेरे हिसाब से क्या चीज़ सही रहेगा। फ़ोटो सेम है, अब इस फ़ोटो को कुछ आर्टिस्ट हो सकता है वर्टिकली प्लेस कर दे, वर्टिकली उनको अच्छा लगे, ठीक है। वैन को बिल्कुल नीचे प्लेस कर दे या बिल्कुल बीच में प्लेस कर दे, हर एक की चॉइस है यहाँ पे। अब वर्टिकल में जैसे कि मैं बना रहा हूँ ऐसा भी रख सकते हैं, अब दूसरी तरफ भी हो सकता है, ठीक है। वैन को दूसरी तरफ रख दिया हमने, बाकी दूसरी साइड वाला एरिया खाली हो गया। जैसे कि मैंने लेफ़्ट में रखा है, राइट में भी रख सकते हो आप, ओके। वो अपनी चॉइस होती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो कंपोजिशन है वो सही लगनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए बेसिकली, ओके। और स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आप अगर इन रूल के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा सही से समझ पाओगे चीज़ों को। एक बार आप इन चीज़ों को सीख जाते हो, समझ लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप इन रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। पर पहले रूल को समझना ज़रूरी है ब्रेक करने के लिए। अब मान लो आपको रूल ही नहीं पता, कंपोजिशन का ही नहीं पता होती क्या है, क्या करते हैं, आप चले जाओ ब्रेक करने, अरे मैं तो इसको ब्रेक करूँगा, मैं बिना कंपोजिशन के बनाऊँगा अपना पेंटिंग या फिर स्केचिंग, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ी सी लगेगी कि यार इसको तो कुछ पता भी नहीं है, फिर भी ये ऐसे बिना कंपोजिशन के बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे एक आर्टिस्ट को पता है, सब कंपोजिशन पता है, सारे रूल्स पता है, तब वो जाके उनको ब्रेक करता है, तब वो बोलता है कि कंपोजिशन तो है यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, तो वो सही भी लगता है, ओके। इसीलिए यहाँ पे पहले समझना ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, फिर बाद में आप जैसे मर्जी जाओ वैसे कर सकते हो, ठीक है। ड्राइंग करने का तरीका वही है, सिंप्लीफाई किया मैंने बेसिकली। पर्सपेक्टिव का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बॉक्सेस में आप देख सकते हो, एक
सीन है तो इसमें ना डेप्थ दिखानी पड़ती है हमको। दूर वाली चीज़ें छोटी होती हैं, पास वाली चीज़ें बड़ी होती हैं। पास वाली चीज़ों में डिटेल भी ज़्यादा होती है, दूर वाली चीज़ें हम ब्लर बनाते हैं पर्सपेक्टिव के रूल के हिसाब से। अब धीरे धीरे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ भी ऐड करना स्टार्ट करूँगा, लेकिन वैल्यूज़ को ऐड करने से पहले मैं मेरी ड्राइंग सही करूँगा। ठीक है, कंपोजिशन से पहले, वैल्यूज़ से पहले, इन सब से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है, वो है ड्राइंग का रूल। ठीक है, आपकी ड्राइंग सही होनी चाहिए। अगर ड्राइंग सही होती है देन ओनली आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, कंपोजिशन कर लो सही, वैल्यूज़ सही कर लो, शेडिंग अच्छी कर लो। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ ये ऑटो तो बनाओ पहले, आप ऑटो ही नहीं बना पा रहे। ठीक है, आप ऑटो ही नहीं बना पा रहे, कंपोजिशन कैसे फिर सही कर पाओगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप ड्राइंग को सीखना स्टार्ट करो, यानी कि ऑटो बनाना, फिगर बनाना, पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना, ये सब सीखना ज़रूरी है। और ड्राइंग एक ही होती है, एक ही बार सीखनी होती है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं सीखी जाती। ठीक है, मैंने भी ड्राइंग को सीखा है, मैंने कोई अलग से पोर्ट्रेट नहीं सीखा, अलग से फिगर नहीं सीखी, अलग से ऑटो बनाना नहीं सीखा, मैंने ड्राइंग को सीखा। अब मेरे को कुछ भी सब्जेक्ट सामने आ जाए, चाहे ऑटो हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे लैंडस्केप हो, पहाड़ है, समुंदर है, नदी है, हर एक चीज़ मैं बना पाऊँगा, क्योंकि मैंने ड्राइंग पे काम किया है। मेरी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग है, मेरे को पता है, मैं ऑब्जर्वेशन सही कर पा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मैं सारी चीज़ें सही कर पाऊँगा। अब उसके ऊपर रूल्स लगते हैं, वैल्यूज़ के रूल, कॉम्पोजिशन के रूल, पर्सपेक्टिव के रूल, लूमीज मेथड, ये सारी चीज़ें ना उसके बाद ऊपर से आती है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू समझा जाता है, उसके बाद लाइट को समझा जाता है, फिर शेडिंग को समझा जाता है। ये सारी चीज़ें ना उसके बाद अच्छी लगती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो भी मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मैं अभी इस क्लास के अंदर आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि ड्राइंग तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सही बना लोगे, उसके बाद की चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कॉम्पोजिशन कैसे बिठानी है, कॉम्पोजिशन कैसे सही करेंगे इसकी। तो वही चीज़ पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो ऑटो है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी रखेंगे, और पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही जो बिल्डिंग्स है पीछे वाली, अब जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ, इनमें थोड़ा सा ब्लरनेस दूंगा, मैं क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि दूर की चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें ऑलरेडी ब्लर होती हैं, दूर की चीज़ों में हम ऑलरेडी क्लैरिटी नहीं देते। ठीक है, और अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो ऐसा ही होता है, जो पास की चीज़ें वो आपको क्लियर दिखती है, दूर की चीज़ें इतनी क्लियर नहीं दिखती। वो रियलिज़म अचीव करने के लिए, रियलिटी के और नज़दीक जाने के लिए हम इन रूल्स का यूज़ करते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा वैल्यूज़ को समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, शेडिंग करना, वैल्यू को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल बताऊंगा और आप भी कर पाओगे। करना क्या है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सा एरिया सबसे डार्क है। सबसे डार्क वाला एरिया फाइंड किया, उसके बाद आपको उसको एक वैल्यू दे देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ऑटो के अंदर वाला एरिया एकदम से डार्क दिख रहा है मुझे, हेडलाइट में थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है। ठीक है, ऑटो के नीचे जो शेडो है वो डार्क है, ये सब मुझे डार्क दिखा। अब मैं इनको डार्क करूँगा। तरीका बहुत सिंपल सा है, मैं हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डार्क करने के लिए। पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर भी अप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक डार्कनेस निकल जाए। टायर को देखो, टायर भी थोड़ा सा डार्क है, और सबसे डार्क तो ना इस ऑटो के नीचे है, जो डब्बे गिरे हुए हैं उन पे भी देखो डार्कनेस दिख रही है। ठीक है, तो उन चीज़ को अप्रोच कर रहा हूँ। तरीका कुछ भी हो सकता है, आप हैचिंग कर सकते हो, आप रेंडरिंग कर सकते हो, आप ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट जो है ना, जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऑटो के नीचे डार्कनेस है, ये है प्रिंसिपल बेसिकली। अब आप ऑटो के नीचे लाइट तो नहीं कर सकते कि बहुत हल्का बना दिया, आसमान को आपने डार्क कर दिया, तो ये प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। ओके, और टेक्निक क्या है? टेक्निक बेसिकली कौन सा तरीका आप यूज़ कर रहे हो, पेंसिल को कैसे पकड़ा है आपने, क्या आप हैचिंग यूज़ कर रहे हो या ब्लेंडिंग यूज़ कर रहे हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कॉमन सा, अगर ऑटो के नीचे डार्क होना चाहिए और आपने ऑटो के नीचे लाइट बना रखा है, आसमान डार्क कर रखा है, वो चीज़ गलत है? या फिर आपने ऑटो के नीचे तो डार्क किया है, आसमान भी सही किया है, लाइट किया है, पर आपने ना वहाँ पे ब्लेंडिंग का यूज़ कर दिया, जबकि मैं हैचिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, तो कौन सी चीज़ गलत है? ऑब्वियसली पहली वाली। ठीक है, दूसरी वाली में कुछ गलती दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने काम तो वही किया है, बस एक टेक्निक चेंज कर दी। मैं यहाँ पे हैचिंग करके दिखा रहा हूँ, आपने वहाँ पे ब्लेंडिंग कर दिया। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही है, आर्टवर्क सही निकल रहा है, तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने।
तो टेक्निक जब हम चेंज करते हैं उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही आते हैं कि सर हैचिंग कैसे करूं, सर ब्लेंडिंग कैसे करूं, सर शेडिंग कैसे करूं, पेंसिल को कैसे पकड़ूं सर, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि टेक्निक चेंज भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। मैं हैचिंग करके दिखाया, आप यहीं पे ब्लेंडिंग कर देना, ठीक है, ब्लेंडिंग को कर देना, पर वो वैल्यू सेम रखना। जो चीज़ जितनी डार्क होनी चाहिए उस चीज़ को उतना डार्क कर देना, जो चीज़ जितनी लाइट होनी चाहिए उस चीज़ को उतना लाइट कर देना, ठीक है। फिर आप देखना मेरे वाले आर्टवर्क से और आपके वाले आर्टवर्क में वैल्यूज़ के बेस पे इतना फ़र्क नहीं दिखेगा। फ़र्क दिखेगा तो आपका ड्राइंग के बेस पे। हो सकता है मैंने ऑटो को इस तरीके से बनाया, आपका ऑटो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा हो, पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पे शेडिंग का दोष नहीं है दोस्तों, शेडिंग की गलती नहीं है वहाँ पे गलती क्या है, वहाँ पे ड्राइंग की गलती है। मोस्ट ऑफ दी लोग मेरे पास शेडिंग समझने आते हैं, शेडिंग को इम्प्रूव करने आते हैं। तो वही बोलना चाहूँगा कि ड्राइंग को थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना है। ऑल्सो कंपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्लेसमेंट भी करनी आनी चाहिए कि सब्जेक्ट में कैसे आप प्लेस करोगे कंपोजिशन को, ठीक है, प्लेस करोगे अपने सब्जेक्ट को कंपोजिशन के हिसाब से बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन जब भी हम कर रहे हैं वो ना सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रियल लाइफ से होती है। अब फ़ोटो से हमने लिया, ये फ़ोटो आपको दिख रही है बगल में, तो ये आसान है करना। जब रियल लाइफ में देखोगे ना आपको 70 चीज़ें दिखेंगी, घर भी दिख रहा है, कार भी दिख रही है, गाड़ी भी खड़ी है, ऑटो भी खड़ा है, पीछे गाड़ियाँ चल रही है, बिल्डिंग भी दिख रही है, आसमान में पंछी भी उड़ते हुए दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। 10 चीज़ें और नहीं दिखने लगेगी आपको। पर वहाँ पे मेन चीज़ आती है कंपोजिशन की, ठीक है। अगर आप कंपोजिशन को सही से अप्लाई करते हो तो आप सिर्फ वो एरिया लोगे जो आपको एस्थेटिकली सही लग रहा है कि मुझे दिख तो ये सारी चीज़ें रही हैं, 70 चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, पर लेकिन ना मैं अपने आर्टवर्क के अंदर बिल्डिंग, ये वाली कार और कुछ पीछे का सीन दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपने वो डिसाइड कर लिया, फ्रेम बना लिया कि ये मेरा फ्रेम रहेगा, इसमें ये चीज़ें रखूँगा या रखूँगी। फिर आपने रूल ऑफ थर्ड अप्लाई किया कि जो मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा मेरा, जैसे कि हमारा ऑटो है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ डिसाइड करी कि बैकग्राउंड को कितना ब्लर रखना है या सामने वाली चीज़ को कितना क्लियर रखना है, ये चीज़ भी होगी। उसके बाद आपने एक और चीज़ डिसाइड करी कि वैल्यूज़ कैसे आएंगी, कहाँ पे एरिया डार्क है, कौन सा एरिया सबसे लाइट है, ये चीज़ डिसाइड किया। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर अप्लाई करना स्टार्ट किए, ठीक है, पर्सपेक्टिव का रूल और भी कई सारी चीज़ें। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कंपोजिशन का है। पहले ड्राइंग डिसाइड होती है, फिर कंपोजिशन डिसाइड होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि पहले कंपोजिशन डिसाइड होती है फिर आप ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो। इस तरीके से प्रोसेस चलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग तो सुधारनी ही पड़ेगी। उसके बाद कंपोजिशन एक प्लस पॉइंट है एस्थेटिकली सुंदर बनाने के लिए। उसके बाद वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ मतलब शेडिंग, ठीक है, बेसिकली कौन सी चीज़ डार्क है कौन सी चीज़ लाइट है वो कर दिया, एंड आपकी आर्टवर्क, आपकी पेंटिंग सुंदर सी बन गई जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।